एयर केरल की जल्द होगी शुरुआत, भारतीयों को फायदा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, दुबई के व्यवसायियों ने कम लागत वाली एयरलाइन एयर केरल शुरू की है। भारतीय प्रवासी जल्द ही बहुत ही कीमतों पर घर वापस आ सकते हैं और यहां से भी उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि कम लागत वाली एयरलाइन वास्तविकता के एक कदम करीब पहुंच चुकी है। दुबई के दो व्यवसायियों द्वारा संचालित एयर केरल को वीकेंड में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से प्रारंभिक अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्राप्त हुआ है। दुबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की गई है। खलीज टाइम्स के द्वारा देखी गई एनओसी की एक कॉपी में कहा गया है कि जेट फ्लाइट एविएशन के नाम से रजिस्टर्ड एयरलाइन को 3 साल के लिए अनुसूचित कंप्यूटर एयर ट्रांसपोर्ट सेवाएं संचालित करने की अनुमति है। यूएई के उद्यमी अफी अहमद और अयूब कलद्दा के दिमाग से इसकी उपज हुई है। एयर केरल भारत के सबसे दक्षिणी राज्य केरल की पहली क्षेत्रीय एयरलाइन होगी। खलीज टाइम से बात करते हुए अहमद ने कहा कि यह हमारी सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। मेरे साथी और मैं इसे हकीकत बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों ने हमसे सवाल किए और इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। हमें अभी भी लंबा सफर तय करना है, लेकिन एनओसी हमारे लिए एक बड़ा कदम है। पिछले साल एजेंसी स्मार्ट ट्रैवल्स के संस्थापक अफी अहमद ने एक स्थानीय कंपनी को airkerala.com डोमेन नाम के लिए 1 मिलियन दिरहम का भुगतान किया था। अहमद एक एग्रीगेटर वेबसाइट की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें यह वेबसाइट मिली और फिर उन्होंने इसे खरीद लिया। इसके साथ ही उन्होंने एयर केरला की उम्मीदों को फिर से जगाना शुरू कर दिया है। एक परियोजना जिसे पहली बार 2005 में केरल सरकार ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हुए एनओसी हाथ में होने के बाद एयरलाइन को अब अपनी उड़ानें शुरू करने से पहले महीनों की जमीनी तैयारी करनी होगी। अयूब कलद्दा ने कहा कि हमारे अगले कदमों में विमान खरीदना और हमारे एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट्स यानी एनओसी प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना शामिल है। ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि सुनिश्चित करता है कि हम विमानन अधिकारियों द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा और परिचालन मानकों को पूरा करते हैं। व्यवसायियों के अनुसार एयरलाइन जल्द ही विमान खरीदने की अपनी प्रक्रिया शुरू करेगी। अफी ने कहा कि शुरुआत में हम 3 ATR 72600 विमान के साथ परिचालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम वर्तमान में लीजिंग मार्केट और निर्माताओं से सीधे खरीद दोनों में विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास अपने परिचालन के लिए सबसे अच्छा संभव बेड़ा है। अफी अहमद, अयूब कलद्दा और कनिका गोयल जेट फ्लाई एविएशन के बोर्ड में शामिल है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इन तीनों को विमानन उद्योग में व्यापक एक्सपीरियंस है। ऊंची उड़ान एक बार विमान खरीद के लिए जाने के बाद एयर केरल को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में विस्तार करने के लिए पहले क्षेत्रीय स्तर पर परिचालन करना होगा। अयूब ने कहा कि हमारा शुरुआती परिचालन क्षेत्रीय संपर्क पर केंद्रित होगा। हम टियर 2 और टियर 3 शहरों को टियर 1 और मेट्रो हवाई अड्डों से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इससे इन क्षेत्रों में यात्रियों के लिए पहुंच और सुविधा में सुधार करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एयरलाइन के भविष्य के परिचालन का हिस्सा है। अफी ने कहा कि एक बार जब हम अपने बेड़े को 20 विमानों तक बढ़ा लेंगे, तो हम अपनी पहुंच और सेवा पेशकशों का विस्तार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की खोज शुरू करेंगे। हमारे प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक प्रारंभिक निवेश लगभग 1.1 बिलियन दिरहम के बराबर है। कोच्चि के महानगरीय शहर में मुख्यालय वाले इस एयरलाइन से केरल में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलने और शहर में कम से कम 350 नौकरियां आने की उम्मीद है। अफी ने कहा कि एक बार जब हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर देंगे, तो हम यूएई में नौकरी के अवसर लाएंगे। एक बार जब अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू हो जाएगा, तो हम सभी प्रवासियों के लिए सस्ती यात्रा सुनिश्चित करेंगे। दुबई हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में से एक होगी। दुबई में परचम लहराएगी भारत की 1250 करोड़ की होम्योपैथी इंडस्ट्री। देखिए, इस बार दुनिया की 13,500 करोड़ रुपए
होम्योपैथी इंडस्ट्री दुबई में जुटने जा रही है, जहां पर भारत की 1250 करोड़ रुपए की होम्योपैथी इंडस्ट्री का जलवा देखने को मिल सकता है। जी हाँ, 14 जुलाई को वर्ल्ड होम्योपैथी समिट 2 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के होम्योपैथी इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत में होम्योपैथी इंडस्ट्री की ग्रोथ 30% तक देखने को मिल रही है, जिसका साइज जल्द ही 2600 करोड़ रुपए तक हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर भारत समेत दुनिया में होम्योपैथी का कितना बड़ा कारोबार है, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ किस तरह से देखने को मिल रही है, वहीं दुबई में इस समिट का क्या वैल्यू है। देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति लगातार लोकप्रिय हो रही है। यही वजह भी है कि इससे जुड़ी इंडस्ट्री भी भारत में लगातार ग्रो कर रही है। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में होम्योपैथी इंडस्ट्री 2600 करोड़ रुपए के पहुंचने के करीब है। उसकी ग्रोथ 25 से 30% के बीच देखने को मिल रही है। खास बात यह है कि देश के फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ महज 13 से 15% के बीच है। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में देश की होम्योपैथी इंडस्ट्री 1250 करोड़ रुपए की है, जबकि ग्लोबल मार्केट 13,500 करोड़ रुपए का है। फ्रांस में होम्योपैथी का सबसे बड़ा मार्केट है, जिसका साइज 4500 करोड़ रुपए आंका गया है। इस बार दुबई का बुर्ज अल अरब 14 जुलाई को होम्योपैथी चिकित्सा जगत के लिए गवाह बनने जा रहा है, जहां पर भारत की 1250 करोड़ रुपए की इस इंडस्ट्री का जलवा देखने को मिलेगा। इस मौके पर देश विदेश के कई होम्योपैथ डॉक्टर्स जुटेंगे। बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड इस बार वर्ल्ड होम्योपैथी समिट 2 का आयोजन दुबई स्थित बुर्ज अल अरब में कर रहा है। इस विश्वविद्यालय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में होम्योपैथी चिकित्सा से जुड़े दुनिया भर के विशेषज्ञ इकट्ठा होंगे। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2 में भारत के कई राज्यों के अलावा 25 से ज़्यादा देशों से पहुंचे होम्योपैथ के डॉक्टर्स का सम्मान किया जाएगा। दुबई में भारतीय होम्योपैथ जगत का परचम लहराया जाएगा। इस समिट में भारत के नामचीन कवि कुमार विश्वास, किसी फिल्मी जगत के स्टार अनुपम खेर, सांसद और भोजपुरी कलाकार रवि किशन जैसी हस्तियां भी शामिल होंगे। साथ ही खेल जगत के नामचीन हस्तियां भी आपको इस समिट में देखने को मिलेंगे। बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड की नींव बिहार के मुंगेर जिले के कल्याणपुर गांव के रहने वाले डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे ने रखी है। होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर नीतीश ने बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड को खड़ा किया। शारजाह में भारतीय युवक को किया गया है नज़रबंद। बहुत हो रही है परेशानी, न खाने को खाना है, न पीने को पानी है। अब उनके पिता जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वापस बुलाया जाए। देखिए, बड़े बड़े सपने लेकर युवक दूसरे देश में कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे उनका उज्जवल भविष्य अंधकार में बदल जाता है। बेरोजगार युवक के साथ बहुत तरीके की धोखाधड़ी हो जाती है। इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, लेकिन भारत के लोगों के साथ गल्फ कंट्री यूएई में कैसी कैसी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, इसका नज़ारा इस खबर को सुनने के बाद आपको पता चलेगा, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। मामला जनपद मऊ का है, जहां पर एक पिता सामने आए हैं जो अपने बेटे को गल्फ कंट्री यूएई से छुड़ाने के लिए पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय से गुहार लगा रहे हैं। पिपराती निवासी संजय सिंह उर्फ भीष्म दादा के नाम से मशहूर किसान के बेटे विशाल सिंह 20 महीने पहले रोजगार की तलाश में दुबई गए थे। एजेंट के मुताबिक उनको इंजीनियर बनना था, लेकिन इंजीनियर का कार्ड मिलने के बाद उनको 3 महीने तक ऐसे ही घुमाया गया और सैलरी स्लिप पर क्रेडिट कार्ड लेकर 3 लाख का भारी भरकम लोन ले लिया गया। इसके बारे में विशाल को पता नहीं लगा, लेकिन जैसे ही 3 महीने बीते उसको एक कमरे में नज़रबंद कर दिया गया और फिर शुरू हो गया विशाल पर जुल्मों का सिलसिला। दुबई के शारजाह में फंसे विशाल के साथ हैदराबाद का एक और शख्स भी था। साथ में कानपुर देहात की युवती भी उसके साथ बंद है। सभी लोग धोखेबाजी का शिकार हुए थे। एक ही कमरे में तीनों को बंद किया गया। हैदराबाद निवासी युवक की भूख और प्यास से तड़पकर मौत हो चुकी है।
जिसके बाद महिला और विशाल अब भी नज़रबंद है। दोनों का वीज़ा भी 4 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा। नौकरी देने वाला एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा है। इसी बीच विशाल सिंह ने वीडियो कॉल पर अपने पिता को अपनी आप बीती सुनाई है। इसके बाद पिता संजय सिंह उर्फ भीष्म दादा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बेटे की सकुशल रिहाई की मांग की है। विशाल के साथ में युवती को भी आज़ाद करवाने की मांग की है। बता दें, ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। मामला उत्तर प्रदेश के कौसंबी गांव का था, कौसंबी जिले का था, जहां के कोखराज कोतवाली के टेंगाई गांव का युवक साल भर से दुबई में फंसा हुआ है। 2 लोगों ने टॉफ़ी कंपनी में काम दिलाने की बात कहकर उसे दुबई की लोहे की कंपनी में काम लगवा दी, जहां पर वो काम करना नहीं चाह रहा है। इसकी जानकारी उसने अपने परिवार को दी तो उसकी वापसी के लिए आरोपितों को पैसे दिए गए उसके परिवार के द्वारा। इसके बाद भी युवक देश नहीं लौट पा रहा है। इसके बाद उसकी मां जो है वो प्रार्थना पत्र दी उन्होंने पुलिस में और अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बेटे को किस तरीके से दलालों ने फंसाया, उसे झांसा दिया कि उसे टॉफ़ी फैक्ट्री में जॉब लगवा देंगे यूए में, जबकि वहां पर जाने के बाद उसे लोहे की फैक्ट्री में लगा दिया गया, जो कि बहुत थका देने वाला काम होता है। युवक अब वहां काम नहीं करना चाहता है। जिसके बाद वो दलालों के पास पहुंची बात करने के लिए। दलालों ने फिर से कुछ पैसे मांगे, जिसके बाद मां ने उतने रुपए दे दिए, लेकिन फिर भी युवक की वापसी नहीं हो पाई है। जिसके बाद थक हार कर महिला जो है वो पुलिस के पास पहुंची है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।